नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो इलेक्टिव्स हैं ये करना जरूरी है। डॉक्टर रिजवान से मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर रिजवान ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जाके जो इलेक्टिव्स हैं वो करना जरूरी है, उसकी बेस पे आपको मैच मिलता है या उसके बगैर भी मैच मिल जाता है। डॉक्टर रिजवान अच्छा। मेरे ख्याल ठीक है डॉक्टर हाँ रिजवान। बिल्कुल, इससे पहले जो है ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि यूएसएमएल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो सबसे पहले नंबर पे तो जो है ना, अभी आपको वैसे पता ही होगा कि यूएसएमएल के लिए स्टेप 1 होता है, 2 होता है, CS तो नहीं है, अब होता है। उसके बाद स्टेप 3 भी होता है, लेकिन स्टेप 3 नेसेसरी नहीं होता इसके लिए, लेकिन वो लोग देते हैं ड्यूरिंग रेजिडेंसी। लेकिन अब जो है लोग तो लाइक स्ट्रेंथन इन सीवी, वो स्टेप 3 भी देते हैं। तो मैंने खुद स्टेप 3 दे दिया था लाइक एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके अलावा जो है आपके लिए ज़रूरी होता है काइंड ऑफ के इलेक्टिव्स करना। उसके इलेक्टिव्स का ये होता है कि आपने यूएसए में जाके वहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में या डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ आपने शेडोइंग करनी होती है, ऑब्जर्वरशिप्स होती हैं, एक्सटर्नशिप्स होती हैं। तो बेसिकली उनसे आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेने होते हैं, लाइक 3 मोस्टली चाहिए होते हैं, 3 लेटर्स कम अज कम। 4 भी लोग लेते हैं, और स्पेशलिटी स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है पूरे यूएसएमएल में सबसे ज्यादा अब जो आजकल इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टेप 2 सीके। क्योंकि स्टेप 1 तो अब पास फेल हो चुका हुआ है। तो अब स्टेप 2 सीके का ही स्कोर वो होता है। तो स्टेप 2 सीके का स्कोर जो है ना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आई वुड से एटलीस्ट 250 होना चाहिए। कम भी हो तो उसको फिर वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट 250 होना चाहिए। 250 प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आपके जो है आपके ऑफ कोर्स जो है ये स्टेप 3 अगर दिया हुआ है तो स्कोर उसके भी कम नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि बहुत जल्दी में लोग देते हैं और तो स्कोर जो है ना वो फिर अ, अच्छे नहीं आते हैं, तो वो भी डेफिनेटली आपकी सीवी में वो जो है शो होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो सीवी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक उसमें एक्सपीरियंसेस भी अब वो बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, और आपके जो किस तरह से आपने उसकी प्रेजेंटेशन की हुई है, क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। और फिर आपकी जो है ना, जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपके यूएस के LORs। यूएस के हों तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके लाइक वो नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान के भी, अपने होम कंट्री के भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर यूएस के हों और यूनिवर्सिटीज़ के हों तो वो सबसे ज़्यादा लाइक इफेक्टिव होते हैं। और स्पेशली यूएसए में अगर कोई लाइक गोरे के LORs हों, और वो कस्टमाइज्ड हों, लाइक आपके बहुत पर्सनलाइज्ड LORs हों, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग मोस्ट बहुत सारे लोग प्रोग्राम्स जो होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज, वो आपके जो पर्सनल स्टेटमेंट्स होती हैं और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होते हैं जो आपने इलेक्टिव्स किए होते हैं या फिर ऑब्जर्वरशिप्स की होती हैं, उनके लेटर्स में से जो है ना वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि लाइक आपने वहाँ पे रोटेशन की थी। तो सारे नहीं पूछते, लेकिन बहुत सारे पूछते हैं। तो आपके लेटर्स जो है ना वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने यूएस में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया वहाँ पे, और उनके भी मैच हो जाते हैं। लेकिन नो डाउट उनकी जो बाकी सीवी के पार्ट्स होते हैं, स्पेशली जो स्कोर्स उनके हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक उन पे कोई अटेम्प्ट्स नहीं होती हैं, लाइक उन्होंने फर्स्ट में अटेम्प्ट में दिए होते हैं। और उसके बाद जो आपके स्कोर्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। और आपके उसके अलावा जो है कनेक्शंस जो हैं, पहले बात कर रहे थे इधर, कनेक्शंस भी जो है ना यूएस में बहुत 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 जो है ना वो काम आते हैं। यहाँ पे हम सिफारिश कहते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में जो है ना इसको वो कनेक्शंस अच्छा, बोलते हैं। मैं कॉन्टेक्ट डॉक्टर इरफान, मैं कॉन्टेक्ट। आपको आपकी बात काट रहा हूँ। मैं जो हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है यूके में, आयरलैंड में, यूएसए में, कहीं भी जो कनेक्शन है ना, उसका सिर्फ काम इतना होता है कि आपकी सीवी को पहले क्या कहते हैं, आपका इंटरव्यू जल्दी करा देंगे या सीवी उनकी नज़र से गुजर जाएगी। जस्ट कनेक्शन यहाँ तक काम आएगा। बाकी मेरा जो मुझे जो लगता है कि क्योंकि मैं अभी अमेरिकन पाथवे कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स के साथ काफ़ी हैं, फ्रेंडशिप तक है। मतलब ऐसे सीनियर जो एफआर कैम कर चुके हैं, कंसल्टेंट है, तो उन वो ये कहते हैं कि जो कनेक्शन का काम ये होता है कि सीवी जो है ना वहाँ पे जो HR है या HOD है उसकी नज़र से गुजर जाए कि कितना काम होता है कनेक्शन का। ये नहीं होता कि जैसे यहाँ पे होता है कि हाँ जी इसको यहाँ पे जॉब पे रख लो, इस तरह नहीं होता। ये एक बात हाँ माइंड में रखनी है। मेरे ख्याल में एग्री करेंगे डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर जवान, डॉक्टर अहमद इस बात से। हाँ, एक्चुअली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा भी नहीं होता है कि आप वहाँ पे किसी प्रोग्राम डायरेक्टर, अगर आप मेरा मामू है तो उसको मैं कहूँगा भाई हाँ जी। लाइक इसको रख लें तो वो रख लेंगे, ऐसा नहीं होता। उनको भी जवाब देना होता है बहुत सारे लोगों को।
दे आर आल्सो अंडर क्वेश्चनिंग। अच्छा, तो कनेक्शंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी डॉक्टर बुशरा बात करी थी कि जो एप्लीकेशन जब वो सबमिट्स होती हैं तो वो लाइक अगर आपके रेड फ्लैग्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं ना, तो लोग प्रोग्राम्स ने फिल्टर्स अप्लाई किए होते हैं, लाइक कि अगर किसी के स्कोर जो है ना उन्होंने बस 240 से अबव जो लोग हैं उन्होंने बस उनकी एप्लीकेशन रखनी है। लाइक उनके सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन को एक एक करके थोड़ी देखी है, उन्होंने फिल्टर्स लगाए होते हैं, उन्होंने बस जो है ना एप्लीकेशन सॉर्ट आउट करके बस उनको वो इंटरव्यू करेंगे। तो जो कनेक्शन होते हैं ना वो नो 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 डाउट यूएस में कनेक्शन इस तरह का, ये सिर्फ अगर कोई प्रोग्राम को कह दे कि भाई ये बंदा है, इसकी आप सीवी देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है वहां पे, क्योंकि नो बिल्कुल। डाउट आपने शुरू में फिल्टर हो जाना है तो वो तो उनको पता नहीं चलेगा कौन है कहाँ है क्या है। तो अगर कोई इतना वो कह दे तो दिस इज वेरी वेरी बिग थिंग देयर। तो खैर ये कनेक्शंस इस तरह से ही नो डाउट हेल्प करते हैं, और कनेक्शंस इस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर पूछ रहे हैं अभी किसी हॉस्पिटल में, तो कोई इनसे जूनियर्स कनेक्ट कांटेक्ट करता है तो उनको ये जो है ना कहलवा के, या ये अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही उनको दे दें कि ये ऑप्शंस हैं तो आप इनको कांटेक्ट करो, तो आपको ऑब्जर्वरशिप्स या इलेक्टिव्स या इस तरह की चीजें मिल सकती हैं। तो कनेक्शन हेल्प्स दिस वे। तो कनेक्शंस की जो हेल्प आउट का सिस्टम है ना उसको भी थोड़ा समझना आई वुड से कि इम्पोर्टेंट है। एक मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करूंगी। मेरे ख्याल से जो चीज मैंने ऑब्जर्व की, हमें ऑडियंस से पूछना चाहिए था कि वो किस स्टेज पे है। लाइक अगर मोस्टली उसमें स्टूडेंट्स हैं देन आंसर्स वुड बी डिफरेंट, और अगर उसमें मोस्टली ग्रेजुएट्स हैं या फाइनल ईयर में या फोर्थ ईयर में देन सिनेरियो चेंजेस, आंसर्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो आइडियली सिचुएशंस और हैं, लाइक जो मोस्टली, और उन्होंने मोस्टली कैन समवन प्लीज म्यूट। तो आइडियली जो है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है उसके सिनेरियो में आंसर्स बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्टिव्स इज द बेस्ट थिंग। तो बेस्ट उसके लिए सारे ऑप्शंस में ही हैज टू स्ट्रगल फॉर द बेस्ट थिंग। वो स्कोर्स हैं, वो इलेक्टिव्स हैं, वो कनेक्शंस हैं, एवरीथिंग इज डिफरेंट। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा ग्रेजुएट है जो बाद में स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए सारे आंसर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएट होने के बाद इलेक्टिव्स नहीं कर सकते। देन यू ओनली हैव ऑप्शन ऑफ ऑब्जर्वरशिप, और इलेक्टिव्स का रैंक यहाँ है और ऑब्जर्वरशिप का यहाँ है, एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। जिसके पास इलेक्टिव है दैट इज द बेस्ट थिंग। तो उस केस में सारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। और ये बात मैंने दो तीन ठीक हो गया। जगह पे ऑब्जर्व की कि हमें पता होना चाहिए था कि ये ग्रेजुएट्स हैं या मेड स्कूल में। और सेकेंड थिंग इज कनेक्शन हाँ जी, वाली इसमें बहुत अच्छी मोस्टली थी जो आप मुझे लोगों लग ने। रहा है कि स्टूडेंट्स हैं, अभी ग्रेजुएट्स नहीं है, मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स ही हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स को ये इंटरेस्ट होता है, और स्टूडेंट्स हैं इसमें मोस्टली आंसर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के। अच्छा, अगर इनको आप ना लोग मेरे ख्याल में डॉक्टर अहमद से मैं पूछूंगा, ये मोस्टली जो है ये स्टूडेंट्स हैं बेसिक, इनको बेसिक अभी बताना चाहिए हमें ना, कि बेसिक स्टेप वन होता है, स्टेप टू होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। इसी तरह प्लैब में प्लैब का रूट क्या होता है, ठीक है। डॉक्टर अहमद, मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि बेसिक मुझे इनके क्वेश्चन से अंदाजा हो गया है कि इनको बेसिक्स पाथवे अभी ये बेसिक में है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो बच्चा होता है उसको इतना पता नहीं होता। तो इसमें ये है कि प्लैब का आप सिर्फ पाथवे बता दें कि उसमें स्टेप वन होता है, स्टेप टू हाइट्स, और कब कब क्या चाहिए होता है, एक दफ़ा एक गो में एक बता दें अपना। और नेक्स्ट जो है यूकेएमएल आ रहा है नेक्स्ट, अगर तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये बस आप ये थोड़ा समराइज कर दें इनको ना। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं शबाजी से बिल्कुल एग्री करूंगा कि वाकई ऑडियंस सेंटर्ड हमें अप्रोच लेनी पड़ेगी, बिकॉज फॉर एवरीवन इट्स क्वाइट डिफरेंट। इलेक्टिव्स वाकई यू कैन डू इन योर स्टूडेंट लाइफ, ऑब्जर्वेशंस वंस यू ग्रेजुएट। तो या कमिंग टू द प्लैब थिंग अगेन, आई वुड से कि जैसे इलेक्टिव्स हैं, तो अगर इलेक्टिव्स की बात ही हो रही थी तो मेरे साथ जो कुछ लोग, मतलब मेरे कॉलेज में नहीं, जो और कॉलेजेस में थे, तो वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इलेक्टिव्स करने यूके भी गए थे। यूएस तो लोग जाते ही हैं यूएसएमएलई के लिए, बट लोगों ने, मतलब मैं प्लानिंग का बताना चाह रहा हूँ कि जिसको पता था कि मैंने प्लैब करना है, तो वो अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में यूके के किसी भी एनएचएस के हॉस्पिटल में जाके वो 4 वीक्स की अपनी क्लिनिकल अटैचमेंट करके आ गए थे। और जब वन फाइनल ईयर के बाद उन्होंने अपना जो जर्नी स्टार्ट की, तो इट वाज इजी फॉर देम टू गेट द जॉब। खैर पाथवे यही है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि आपने, यू हैव टू एम कि जैसे ही आपका हाउस जॉब स्टार्ट होता है, हाउस जॉब स्टार्ट होने में ही आप अपनी दो चीजें, लिंग्विस्टिक एग्जाम और प्लैब वन कर लें। अब उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को थोड़ा सा डबल माइंडेड करता है, वो ये है कि हाउस जॉब इन इटसेल्फ इज वेरी हेक्टिक।
मतलब आपकी रोटेशन मेडिसिन की है, जनरल सर्जरी की है, साथ आपने ऑर्थोपेडिक से अलाइड है, या पीड्स में आपने मेडिसिन की अलाइड रखी हुई है, तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। अगर आप उसमें कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स रूल ऑफ थंब कि आपने 2 एग्जाम्स करने ही करने हैं, आप एक बेशक कर लें, लेकिन मगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मतलब मैंने उस टाइम, मुझे काफी लोगों ने मना किया कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। मैंने सर्जरी के साथ ऑर्थो तो की, क्योंकि ऑप्शन मुझे वही अवेलेबल थी, लेकिन मैंने चूंकि ओईटी के लिए प्रिपेयर करना था, मेडिसिन मैंडेटरी था, मेडिसिन की जो मैंने अलाइड ली वो मैंने पैथोलॉजी ली थी जब मैं हाउस जॉब कर रहा था। पैथोलॉजी इसीलिए ली थी बिकॉज दैट वुड गिव मी इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम। मैं साथ साथ अपनी हाउस जॉब भी मेरी चल रही होगी और मैं एग्जाम भी प्रिपेयर कर लूंगा। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने हाउस जॉब में आपने टारगेट किया हुआ एग्जाम कोई भी देना है, तो फिर आप डायरेक्टली उसमें वो रोटेशंस चूज करें विच आर नॉट दैट मच हेक्टिक। क्योंकि लाइक अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, क्योंकि हाउस जॉब काफी लोगों के जहन में होता है, या सीनियर्स भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि लाइक इट्स वन इवेंट इन द लाइफ वेयर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो उसमें थोड़ा सा यू हैव टू सी कि अच्छा यार आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। उसमें मैं यही कहूंगा कि चूज करते हुए चूज वाइजली। अगर आप हेक्टिक के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बट इफ you think it would be challenging, to don't put yourself in a stressful situation where neither of things could be achieved, कि आप अपना गोल एग्जाम भी ना पास कर सके और हाउस जॉब भी आपकी स्ट्रेसफुल गुजरे। दूसरा उसमें फिर वही प्लैब वन जब आप करते हैं, प्लैब वन पाकिस्तान में हो जाता है, सेंटर्स कराची में है, इस्लामाबाद में है, एंड आई गेस लाहौर में भी शायद है। मैंने तो खैर इस्लामाबाद में ही दिया था, मतलब पाकिस्तान में आप दे सकते हैं। अगला होता है प्लैब टू। प्लैब टू के लिए जो काफी लोगों के लिए चैलेंज बन जाता है, एक उसमें वीजा प्रोसेस है। वीजा प्रोसेस इन इटसेल्फ थोड़ा सा, क्योंकि हमें वैसे भी नॉर्मली लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं होता कि वो देर फ्रीक्वेंटली फ्लाइंग अब्रॉड या उनको आइडिया हो, तो उसमें आई वुड से कि सिंपल प्रोसेस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इफ यू गो टू gov.uk वेबसाइट, तो इट कैन गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई। वंस यू अप्लाई फॉर द वीजा, उसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट, लोग जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि यार प्लैब टू की एकेडमी, प्लैब टू में आई वुड से इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेस्ट। उसमें आपको कहीं से थ्योरेटिकल नोट्स मिल जाते हैं, अच्छी अच्छी एकेडमीज के ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आप मेन इस प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस आपकी ऑलमोस्ट 1 to 2 months की रिक्वायर्ड होती है। तो उसमें आपका प्लैब टू हो जाता है। उसमें आपकी लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो दे गेट पॉलिश ऑटोमेटिकली, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं विद योर प्रैक्टिसिंग पार्टनर। तो बेसिकली प्लैब आपका ओईटी, आइल्स, प्लैब वन, प्लैब टू, दे ऑल आर डुएबल विद योर जॉब। बट द थिंग इज यू हैव टू प्लान वाइजली। मतलब उसमें आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है, स्पेशली उन एग्जाम्स को देने में। उसकी तैयारी की मैं अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ जनरलाइज्ड एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आपको, जैसे हाउस जॉब की रोटेशंस, उसके बाद वीजा प्रोसेस, और उसके बाद एंड पे लोग जो एकेडमीज में एक एकेडमी छोड़ के दूसरी एकेडमी, इस तरह नहीं। मतलब आप किसी भी एकेडमी के नोट्स ले लें, उसके बाद मेन थिंग इज योर प्रैक्टिस। तो दिस वे आई वुड लाइक टू समराइज कि इस तरह हो जाए। डॉक्टर अहमद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अहमद ने समराइज कर दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, उसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि प्लैब और वर्सेस जो है एमआरसीपी, एमआरकेम और एमआरसीएस में क्या है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। प्लैब जो है ऐसे समझें कि बेसिक लाइसेंसिंग एग्जाम है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान ने एनएलई रखा था कि आपने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, उसके बाद आप आके यहाँ पे क्या कहते हैं हाउस जॉब करें, हाउस जॉब के बाद आप यहाँ पे एमओशिप करें, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करें। मतलब बेसिक लाइसेंसिंग एग्जाम जो है प्लैब है, उसकी बेस पे आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन मिलेगी, और वहाँ पे जाके आप मतलब एज एसएचओ काम कर सकते हैं। आप बेसिक लेवल पे वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जो एमआरसीपी है वो उनका एक स्पेशलिस्ट पाथवे है, ठीक है। उसमें एमआरसीपी जो है उसके लिए आपको हाउस जॉब भी चाहिए होती है। हाउस जॉब सर्टिफिकेट के बगैर आप एग्जाम नहीं दे सकते, ना एमआरसीपी का दे सकते हैं, ना पीएमसी के बगैर, ना एमआरकेएम का दे सकते हैं, ना एमआरसीपी का, ना एमआरसीएस का, ठीक है। और साथ उसके एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे मैं अपना बताऊं, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आपको एग्जाम देने के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। मतलब आप स्टेप वन स्टेप टू तो दे सकते हैं, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं। जब आप ऑस्की देने चाहेंगे, फुल रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तब आपको मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस सब में चाहिए। जैसे एमआरसीएस वाले हैं तो उसमें सर्जरी का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपकी ट्रेनिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सीवी में और वैसे भी उसके लिए हेल्प आउट करती है, और एग्जाम में भी हेल्प आउट करती है। जब आप ऑस्की देंगे, पेसिस देंगे, उसको पेसिस कहते हैं, और इमरजेंसी मेडिसिन में ऑस्की कहते हैं, एमआरसीपी में भी पेसिस कहते हैं।
तो इसी तरह MRCP के लिए भी 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए, और इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आपको 6 month का इमरजेंसी का एक्सपीरियंस चाहिए, और 1.5 year का एज ए मेडिकल ऑफिसर या जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो जो MRCAM है उसके भी 3 पाथवे हैं, MRCP के भी थ्री मतलब के स्टेप्स हैं, और MRCS के भी। स्टेप 1 जो है MRCS का बेसिक होता है, और इमरजेंसी मेडिसिन के भी बेसिक होता है, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा, ये MRCS में भी तकरीबन यही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, और जो आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट MRCP का, वो थोड़ा डिफरेंट है, उसकी प्रिपरेशन जो है उसमें आपका क्लिनिकल नॉलेज जो है वो बेसिक के कोरिलेट जो है वो आपको चेक करते हैं कि क्या है, और उसका फिर MRCP जो 2 है वो भी क्या कहते हैं आपका, अगर आपकी ट्रेनिंग है मेडिसिन में तो आपके लिए फिर इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इमरजेंसी मेडिसिन है, वहाँ पे जो है इमरजेंसी मेडिसिन का मैं बताऊंगा कि वहाँ पे सिंगल यूनिट काम करता है। यहाँ पे जैसे है कि हमारे यहाँ मतलब कि इमरजेंसी में पेशेंट आता है, हम उसको गायनी के पास भेज देते हैं, आर्थो के पास, वहाँ पे जो है इमरजेंसी फिजिशियन जो होते हैं वो एज ए सिंगल यूनिट काम करते हैं, मगर वो जो कम्प्लेक्स केस हो उसमें इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज को। मगर आपके पास पेशेंट है, मेडिकल का है, मेडिकल इमरजेंसी है, कार्डियो है, नेफ्रो है, कोई भी है, वो भी ईडी फिजिशियन देखेगा। आर्थो का केस है वो अटेंड जो है ईडी फिजिशियन करेगा। इसी तरह न्यूरो का है, अटेंड जो है ईडी फिजिशियन करेगा, उसको अगर वो फिर क्राइटेरिया है, उनकी गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक अगर न्यूरो सर्जरी को इन्वॉल्व करना है तो वो फिर इन्वॉल्व करेंगे। इस तरह आई का पेशेंट आया है और ENT की इमरजेंसी आई है, कोई भी इमरजेंसी है, तो ये ईडी फिजिशियन जो है वहाँ पे वो उसको करते हैं। ये कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्लैब प्लैब जो है वो बेसिक लेवल का वहाँ पे एग्जाम है, और जो MRCP MRCAM उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। जो लोग, अगर कोई इस तरह के हैं लोग जो अब फाइनल ईयर कर चुके हैं, हाउस जॉब कर चुके हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो MRCP MRCS, इसका थोड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि वहाँ पे जॉब जो है ना सिक्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है। मतलब आप इमरजेंसी मेडिसिन के हैं तो आपको एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ICU का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इमरजेंसी का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और इस तरह डिफरेंट पोर्टफोलियो जो हैं आपको चाहिए होंगे। आप MRCP के हैं तो आपको मेडिसिन की ट्रेनिंग जो है वो आपकी मैटर करेगी, उसके अलावा आपकी जो सर्टिफिकेशन हैं वो ज़रूरी होंगे। इसी तरह सर्जरी के हैं तो सर्जरी की जो सर्टिफिकेशन हैं, गायनी के हैं तो गायनी का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो ये डिफरेंस है प्लैब और प्लैब जो है बेसिक लेवल पाथवे है, और जो MRCP MRCAM और MRCS MRCA जो ये है स्पेशलिस्ट पाथवे हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो हैं ये आंसर दे रहे हैं डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा अच्छा, हुआ है। इसमें इन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनबॉक्स में पूछ रहे हैं, उनका मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूँगा। जी जी। ग्रेजुएशन ईयर जो है ना वो जितना फ्रेश हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लाइक अगर आपने बिल्कुल इमीडिएट आपने ग्रेजुएट हुए हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए प्रोग्राम्स के लिए, रेजिडेंसी के लिए, तो वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक काफ़ी प्रोग्राम्स का तो ईयर ऑफ लाइक उनका क्राइटेरिया यही होता है कि वो बिल्कुल फ्रेश को ही लेते हैं। लेकिन अगर लेट है थोड़ा तो लेस देन एटलीस्ट जो है ना 4 और 5 ईयर्स होना चाहिए एटलीस्ट। तो इससे ज़्यादा जो होते हैं उनका भी नो डाउट मैच तो हो जाता है, इस साल नहीं अगले साल नहीं तो अगले साल, लेकिन वो थोड़ा सा फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो जितना फ्रेश हो, जितना आप ग्रेजुएट फ्रेश हो उतना अच्छा है, बट लेस देन 5 ईयर्स इज गुड। और उसके अलावा, और हाँ, इसके अलावा ना अटेम्प्ट्स का जो है ना वो आप दे सकते हैं मोर देन वन टाइम। अगर आपका स्टेप 1 फेल हो गया है तो आप सेकंड टाइम भी दे सकते हैं उसको। लेकिन जो है आपका जो है ना वो आपकी सीवी में जरूर रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सीवी जब प्रोग्राम्स के पास जाती है तो उनके पास लिखा होता है कि इसका जो है ना इसने सेकंड अटेम्प्ट में दिया है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ने फिल्टर, जैसे डॉक्टर बुशरा पहले भी बता रही थी कि उन्होंने लगाए होते हैं कि जो जिनके अटेम्प्ट्स हैं उनको वो एप्लीकेशन के लिए, इंटरव्यूज के लिए इनवाइट नहीं करते हैं। लेकिन नो डाउट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैच हो जाता है अगर उन्होंने अटेम्प्ट्स के साथ दिए हुए। और उसके लिए फिर नो डाउट उनको जो सीवी के बाकी पार्ट्स हैं, लाइक रिसर्च है, एक्सपीरियंसेस हैं, LORs हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं, उन पे फिर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। अच्छा, ये जैसे अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं USMLE में, तो मैंने जो नोट की है प्लैब में, आई थिंक डॉक्टर अहमद इससे एग्री करेंगे, अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करती सीवी में। आई थिंक इसमें मैटर नहीं करती, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स होती हैं, MRCAM के भी MRCP की भी। मगर मैं ये कहूँगा कि आपने अटेम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, आप डू और डाई। सबसे पहली ये चीज़ है ना, लर्निंग के लिए पैशन चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पैशन नहीं है
आपको लोग आपको अमेरिका का एक प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पूरी हमने टीम दे दी है, आपको प्रोफेसर दे दिए हैं, आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स दे दिए हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको स्किल सिखा रहे हैं। मगर आपके अंदर पैशन नहीं है, आपके अंदर चाहत नहीं है, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। सबसे पहले जो है आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपको कुछ करने का ये कहते हैं जज्बा होना चाहिए कि हाँ जी मैंने ये यूएसएमएल करना है, मैंने प्लेब करना है, कोई भी कुछ भी करना है यार, कुछ भी कर लो, मगर एक दफा सोचो और उसके पीछे पड़ जाओ बस। जैसे आप लोग जो बॉयज हैं या क्या कहते हैं गर्ल्स हैं, कोई चीज आप वालदेन से एक बंदा डिमांड कर रहा होता है, हाँ जी मैंने लेनी है, और वो फिर लेके रहते हैं ना, तो आपने एक दफा सोचा है कि क्या कहते हैं मैंने ये एक चीज करनी है, तो फिर आपने उसके पीछे पड़ जाना है, बस उसको छोड़ना नहीं है, उसको करके रहना है बस। ये पैशन अगर आपके अंदर होगा तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो मैसेजेस में इलेक्टिव्स और ऑब्जर्वेशंस का पूछ रहे हैं। पहले मैं जी उसमें जी। क्लेरिफाई करूंगी कि, और ये इसको जो है वो यूएसए के लिए आई एम सॉरी, ये भी बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं। इलेक्टिव्स जो है वो बिफोर ग्रेजुएशन होता है, जब आप मेड स्कूल में हैं, लाइक आप स्टूडेंट हैं। और ऑब्जर्वरशिप जो है जब आप ग्रेजुएट हो गए हैं उसके बाद आप ऑब्जर्वरशिप करते हैं। अब जो इलेक्टिव्स हैं वो हैंड्स ऑन है, आप पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं, आप उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वरशिप है 90% ऑफ द प्लेसेस आप कुछ नहीं कर सकते। आप बात नहीं कर सकते पेशेंट से, आप उनकी हिस्ट्री नहीं ले सकते, आप उनको एग्जामिन नहीं कर सकते। इट्स हैंड ऑफ एक्सपीरियंस। और कभी कभी ऑब्जर्वरशिप में आपको ये भी कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं वहां पे सारा दिन खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यू आर जस्ट लुकिंग एट थिंग्स। और हैंड्स ऑफ बहुत सारे प्रोग्राम डायरेक्टर अच्छा नहीं समझते, ऑब्जर्वेशंस को अच्छा नहीं समझते। अगर आप मेड स्कूल में हैं और आप एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं, देन इलेक्टिव इज द बेस्ट ऑप्शन। कि आपको उसमें एक्सपेंस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इलेक्टिव्स की फीस भी होती है हॉस्पिटल्स में, मैंने देखा है, मतलब मिनिमम $500 या कुछ में $1000 भी चली जाती है। फिर उसके बाद आप यूएसए आओगे, डेफिनेटली आपको उसका एक्सपेंस चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रहने का एक्सपेंस, उस तरह से। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, इलेक्टिव्स इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने एग्जाम्स दो, ताकि आपकी फैमिली का भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो आपके ऊपर कि आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर ला रहे हो। अब आपको यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए, आप आओ और तब आप अपनी 3 रोटेशंस करो और 3 LORs लो। अब जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, मतलब आप पाकिस्तान में करते हो या आप यहाँ पे करते हो, चाहे वो इलेक्टिव्स हैं चाहे वो ऑब्जर्वरशिप्स हैं, मिनिमम टाइम उसका 4 वीक्स होता है आइडियली। उसके बाद वो आपको एक लेटर देते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको कहते हैं। वो आपको हाथ में नहीं पकड़ाते, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। लेकिन आप उनको रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, और वो फिर जो है वो आपके लिए अपलोड करते हैं पोर्टल के ऊपर। दैट इज व्हाट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मीन्स। कोई उसके बारे में पूछ रहा था क्वेश्चंस में कि इसका क्या मतलब है। तो वो आप अगर इलेक्टिव कर रहे हो तो आपका वो हैंड्स ऑन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है और वो आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप ऑब्जर्वरशिप कर रहे हो, इसी तरह आपको 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन उसके बेस पे भी फिल्टर हो जाती है। जैसे आप इसको इस तरह से ले लो कि जैसे पाकिस्तान में आप कहते हो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, एवरी डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, मेरिट बढ़ रहा है, एडमिशन मुश्किल हो गए हैं फॉर एग्जांपल मेड स्कूल में जाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोग्राम के पास 20 स्लॉट्स हैं, ओनली 20 सीट्स, मतलब 20 रेजिडेंट्स ले सकते हैं, उनके पास भी मिनिमम एवरेज 2500 to 3000 एप्लीकेशंस आती हैं एवरी मैच सीजन, क्योंकि आप साल में एक दफा अप्लाई कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशंस जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन को 100% 200% बेस्ट देना होता है कि आपकी एप्लीकेशन फिल्टर आउट ना हो। तो आप उसको हर आंसर को जब भी आप इवेलुएट करो कि मैं ये करूं या वो करूं, तो उसको आप इस तरह से इवेलुएट करो, कंपटीशन बढ़ रहा है और आप पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हो, तो आपको उसका आंसर खुद मिल जाएगा कि मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे क्या लेनी चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर अहमद। मोस्टली ये पूछ रहे हैं कि प्लैब के जो एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में
थोड़ा इनको बता दें। यूएसएमएल का इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर रिजवान ने। प्लैब के एक्सपेंसेस के बारे में जी बिल्कुल भाई, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरली स्पीकिंग यूएसएमएलई के फाइनेंसेस जैसे बताया गया था, दे आर अप टिल हेयर। तो फ्लैप के एक्सपेंसेस आर लाइक, आई जस्ट से कि हाफ ऑफ दैट, हाफ से भी कम, डिपेंड करता है क्या एक्सचेंज रेट पड़े। क्योंकि देखें, इलेक्टिव्स के लिए यू डोंट नीड टू गो, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द यूएसएमएलई इज व्हेन यू गो एंड लिव देयर फॉर योर सीएस, जो कि अब नहीं हो रहा। पहले जो होता था कि सीएस के लिए जाते थे, इलेक्टिव्स करते थे और वहां पे जो रहना होता था। अगर प्लैब पाथवे की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक एग्जाम्स आजकल, आई एम नॉट अप टू डेट कि आजकल क्या चल रहा है, मगर ओईटी आई थिंक इट वुड बी लेस देन 1 लाख। आई थिंक मेरे ख्याल में 1 लाख से ओईटी, अगर आइल्स तो मेरे ख्याल में इट वुड बी अराउंड अबाउट 40 to 50। आई डोंट नो अगर किसी ने अभी दिया है। मैंने जब OIT वन ओईटी दिया लैख था, 10,000 तक चला गया अपना। हाँ मतलब मैंने जब ओईटी दिया था तब 67,000 था। अब मैं हमें शायद बढ़ गया हो। तो अगर जनरली मैं बात करूं तो प्लैब वन के लिए तो कोई ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान में ही होता है। आपने प्लैब वन के लिए जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, पास मेडिसिन है या प्लैबेबल है, वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है। दैट्स कॉस्टिंग आई थिंक 25 to 30 पाउंड्स। तो आप उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर लें तो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं बनेगी प्लैब वन के लिए। मेजर चंक जो आपका लगता है वो प्लैब टू के लिए लगता है, कि उसमें आपने जाके वहां पे मॉक एग्जाम्स भी देने होते हैं। आपने वहां जाके एटलीस्ट 2 2 मंथ्स 3 मंथ्स रहना भी होता है। आपने वीजा, उसमें प्रोसेसिंग फी भी होती है। तो डैट डिपेंड्स कि आप कितना, अगर आप 2 मंथ्स के लिए जा रहे हैं तो आई वुड से राउंड अबाउट 8 to 10 lakhs आपके लग जाएंगे। उसमें आपका 1.5 to 2 lakhs तक आपका लैब टू की रजिस्ट्रेशन फी होगी। ये मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा हूँ, द एग्जैक्ट फिगर्स माइट वेरी, बट आई एम जस्ट गिविंग एन अप्रोक्सीमेट आइडिया। तो ऑलमोस्ट 2 lakhs तक आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। ऑलमोस्ट आपके बाकी आपके ट्रैवल, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप जो एकेडमी में इनरोल करते हैं उसकी फी, मॉक एग्जाम्स, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग अब्रॉड तो आप फिर एग्जाम के बाद इधर उधर भी जाते हैं घूमने फिरने। तो आई वुड से 1 million PKR फॉर योर प्लैब टू इज अ सेफ अमाउंट। इट कैन वेरी अप टू 2 लाख मोर या 2 लाख लेस। तो 8 to 12 लाख की विंडो में आपका प्लैब टू हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कोई ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। लोग ये भी करते हैं, एक मैं टिप यहाँ ये चीज भी देता जाऊं, कि लोग ऑलरेडी ना अपना क्लिनिकल अटैचमेंट बुक कराई भी होती है उन्होंने। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम था मार्च में प्लैब टू का, और अप्रैल में ना उन लोगों का क्लिनिकल अटैचमेंट बुक होती है, क्योंकि विजिट वीजा आपको मिनिमम 6 मंथ्स का मिलता है। तो जैसे ही अपना प्लैब टू एग्जाम देते हैं मार्च में, 1 अप्रैल से उनकी अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि उसी में ही वीजा में अपना अटैचमेंट कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ देयर इज एक्यूट शॉर्टेज, जो कि हमेशा रहती है, तो द ट्रस्ट और हॉस्पिटल विच यू आर डूइंग electives दे ऑफर यू अ जॉब। तो आप उसी विजिट वीजा के अंदर यूके में बैठे हुए भी यू कैन स्विच योर वीजा एंड यू कैन गेट योरसेल्फ ऑन द टियर 2 वीजा, और आप वहीं पे जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपकी वहां से पे भी स्टार्ट हो जाती है, जो अक्सर लोग, मैंने लोग देखा जो इस तरह करते हैं। बट कमिंग डाउन टू द एक्सपेंसेस, मेजर आपका चंक, अगर आप राउंड फिगर पूछें तो आई थिंक 15 लाख, 10 से 15 लाख में आपका पाथवे हो जाएगा टोटल, अगर आप सिंगल पर्सन हैं। अगर ये आप दो हैं या आप इकट्ठे कर रहे हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। ऑलमोस्ट 15 लाख तक है, ऊपर नीचे 1-2 लाख ऊपर करते हैं। चलें ये अच्छा। डॉक्टर, आ, जी जी डॉक्टर रिजवान आप आप कुछ बताना। एक्सपेंसेस के बारे में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ना, लाइक यूएसएमएल के लिए नोट बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, लाइक एटलीस्ट 30-40 लैक्स या 50 लैक्स होने चाहिए। लेकिन ये भी बात माइंड में रखनी चाहिए कि ये सारे एकदम नहीं चाहिए होते हैं। देयर आर स्टेजेस, लाइक आपको पहले स्टेप वन की फी पे करनी है, दैट्स तो गुड आफ्टर पॉइंट, मैं दैट यही कहने लगा था। आफ्टर दैट सम टाइम आपको फिर पे करना होगा। फिर उसके बाद आप 6-7 मंथ्स के बाद जब अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना तो तब पे करना होगा। तो उसके अलावा भी जो है ना, अगर आपने स्टार्ट अच्छा ले लिया है, जैसे एक डॉक्टर अहमद ने भी एक बात की थी कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपके पास आई वुड से के बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी लाइक आपको स्पॉन्सर कर सकती हैं, आपको लाइक लोन दे सकती हैं। लाइक अगर आपके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, तो वो भी आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा हेल्प आउट कर सकते हैं, थोड़े आपके एक्सपेंसेस को लेसन करने के लिए।
तो आपकी विल सबसे पहले जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो फिर ही आप जो है ना ट्रैक पे रह सकते हैं। मैं ठीक हो गया, इसमें थैंक और यू। बात भी ऐड कर दूं, सॉरी मैं बात कट कर, जी रिजवान जी भाई ने जी बहुत अच्छा अहमद। पॉइंट रेस किया है। मैं जब फोर्थ ईयर में था, मैं यूएस जब गया था तो मुझे ऑब्जर्वरशिप मिली थी ह्यूस्टन में। तो एक वो प्राइवेट क्लिनिक था, कार्डियोलॉजिस्ट थे वहाँ पे कराची के डाओ के, उनका नाम आई थिंक डॉक्टर अमीन करीम। तो मैं उनके पास गया था ऑब्जर्वरशिप के लिए, तो मैंने 4 वीक्स की वहाँ पे की थी। तो टॉकिंग अबाउट कनेक्शंस, तो वहां पर ना एक पेशेंट आए थे, इंडियन पेशेंट थे। तो मतलब एज बुशाबा जी भी कह रही थी कि ऑब्जर्वेशंस में यू डोंट गेट अ चांस टू इंटरेक्ट, कि आप पेशेंट से बात नहीं करते, कोई एग्जामिनेशन नहीं करते, उसमें नहीं इन्वॉल्व होते। तो खैर वो, आई थिंक आई वाज इन द रूम और हम ऐसे डिस्कशन स्टार्ट होगी ना उसी पेशेंट से। तो आफ्टर द कन्वर्जेशन एंडेड आफ्टर 15 मिनट्स, he asked me कि यार, I am ready to sponsor all your money for your exams, for all your visas। तुमने यूएसएमएलई करनी है तो don't worry about finances, don't worry about anything। तुमने करनी है, तुम एग्जाम दो, मैं तुम्हें सारा कुछ जो है ना वो करूंगा। तो मैं रिजवान भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि where there is a will there is a way। आप अगर आप करना चाहते हैं ना, मतलब मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ 15 मिनट्स की कन्वर्जेशन में दैट, और मैं उसको ये नहीं कहता कि मुझे पैसे चाहिए। वो मुझसे पूछा था अच्छा तुम पाकिस्तान में कहाँ से हो। तब वो मुझे याद है, ये जो एपीएस का हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 2016 में, उसके बारे में वो मुझसे बात कर रहे थे। एंड पे उसने कहा अच्छा तुम्हारा प्लान क्या है, मैंने कहा यूएस में ही करनी है। तो उसने कहा कि अच्छा इफ यू नीड एनीथिंग फाइनेंसेस एनीथिंग तो आई एम देयर टू हेल्प। तो इस तरह आउट ऑफ नोवेयर यू डोंट नो कि यू गेट हेल्प फ्रॉम एनीवन। तो ये भी पॉइंट ज़हन में होना चाहिए कि इफ यू आर डिटरमिन्ड टू डू तो एवरीथिंग गेट्स अलोंग। मैं इसमें ऐड करूंगा कि डॉक्टर अहमद ने जैसी बात की है कि अगर आप एक दफ़ा एग्ज़ाम, आपकी विल है, आप काम कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला बहुत से असबाब बना देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आपके फिनांसेस जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर अहमद जो है कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं थे, मैं कोई इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से, मतलब हम जब सभी क्या कहते हैं ये मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं उनसे आए हुए हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, मेरा जो ऑब्जर्व, क्योंकि मैं सब जूनियर्स को जानता था अच्छी तरह, तो इंट्रो अच्छी तरह करता था मैं, तो उससे मुझे अंदाजा होता था कि जो 70% लोग हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो भी पे नहीं कर पा रहे होते। 60 to 70%, 60%, और 30% जो है वो आराम से मतलब पे कर रहे होते हैं फीस वगैरह को इतने में। 10% जो होते हैं आउटर क्लास के जो गवर्नमेंट में आए होते हैं, बस सिर्फ 10% होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फिनांसेस जो है उसके लिए परेशान नहीं होना। मैं अपनी मिसाल दूं कि अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, हालांकि मैं अभी अर्न बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मगर ये है कि उसके साथ एक्सपेंसेस भी उतने ज़्यादा है। ठीक है, एक फैमिली को और पीछे बैग सब कुछ करना। मगर अभी भी मैं ये जैसे अहमद कह रहा था, अभी एक डॉक्टर साहब थे वो एमआर कैम करना चाह रहे हैं, हालांकि वो अमेरिकन नेशनल हैं। डॉक्टर अभी, और डॉक्टर का बेटा भी है एमआर कैम, क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन में वो इंटरेस्टेड है। उसके वाले साहब ने कहा आप यूके जाके, तो वो उससे उसने मुझे कहा कि आप मुझे गाइड करें, आप मुझे पढ़ाएं, ये वो सारा कुछ। तो मैं उसकी क्लास वगैरह ले रहा था, तो उसके बाद उसने मुझे खुद ही मतलब बड़ी ऑफर कराया, खिजर भाई आपका नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा मैं स्पॉन्सर करूंगा, जो इस तरह मैं अभी एक थर्ड जॉब का सोच रहा था कि मैं थर्ड जॉब ज्वाइन करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरी ऑस्की होगी उससे मुझे 10 to 12 लाख 15 लाख तक चाहिए होंगे, जैसे अहमद कह रहा था। तो मेरे जो वहाँ पे एफर कैम हैं, डॉक्टर अली हैं, मतलब अभी यंग हैं वो, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम क्या कहते हैं अभी अपनी ऑस्की पे फोकस करो। और इस तरह मतलब ये है कि आपको फिनांसेस जो है वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। और जो फिनांसेस हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम दिया है, उसकी 1 लाख फीस थी, तो 1 लाख फीस दी है, फिर उसके जो रिसोर्सेज हैं उसकी कोई 400-500 डॉलर होगी यूएसएमएल की, मगर हमारी जो थी $100 की थी एमआर कैम की। इस तरह प्लैब की भी मैक्सिमम जो प्लैब डुएबल होता है, जो उसकी जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं वो इतने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, $100-200 के होते हैं। जो यूएसएमएल है उसके मेरे ख्याल 1 ईयर के 500 इतने डॉलर्स के होते हैं, तो आपके अरेंज हो जाते हैं, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है नेक्स्ट के मैं जैसे निस्टेरियन का, केमकोलियन का, अलामा इकबाल का है, तो हम ऐसा कोई फिनांसर्स का भी वो करें कि जो बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, उसको अगर कहीं पे कोई हर्डल आ रही है नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि जो फिनांस की जरूरत है वो आपको जब आपने अमेरिका जाना है, यूके जाना है, तब ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में रह के आपको इतने फिनांस एग्जाम देते हुए जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो है, पहले स्टेप्स जो हैं वो आपने खुद पास करने हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है उनको लगेगा हाँ जी इसने स्टेप 1 भी सीढ़ी के 2 स्टेप ले लिए हैं, तीसरे स्टेप में हमने इसका हाथ पकड़ना है, तो फिर लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए भी आ जाए। आप पहला स्टेप तो लें ना। सबसे पहली बात जो है कि आप स्टेप 1 तो चढ़े ना।
तो उसके बाद आपको फिनेंसेस भी आ जाएंगे। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी, आप लोग बहुत स्ट्रांग पॉइंट इस पे बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सपेंसेस को इस तरह से ले लें कि जैसे आप लोग, अब पाकिस्तान में शादियां हो रही हैं, चाहे महंगाई जितनी भी बढ़ रही है, शादी का स्टैंडर्ड उसी लेवल पे जा रहा है, और माँ बाप जो है वो खुशी खुशी 25 लाख 30 लाख 40 लाख उस शादी पे लगाते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप स्टेप वन करते हो, अब यूएस के एक एग्जाम की फीस एवरेज $1000 है। तो आप मिनिमम जो है अपनी एवरेज, फॉर एग्जांपल आपने स्टेप वन देना है तो आपको मिनिमम $1500 चाहिए टू गेट यूवर्ड, और आप उसमें जो है उसके साथ वो करो, तो आप एक साल में $1500 जो है वो मैनेज कर सकते हो। जब आप स्टेप वन दे देते हो तो आपके पेरेंट्स को भी पता होता है कि मेरे बच्चे में एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है, और मैं उसको सपोर्ट करूं, दे विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू। तो वो अपनी जान मार देंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, कि अगर इसने एग्जाम पास कर लिया है, जो 2 एग्जाम दे लिए हैं, इवन स्टेप टू भी इतना कॉस्ट नहीं करता है। तो उस तरह से फिर आपके स्टेप वाइज जो है वो एक्सपेंसेस, कोई भी आपको पहले स्टेप पे पैसे नहीं देगा ना दूसरे स्टेप पे पैसे देगा, जब वो आपकी डेडिकेशन देखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इस बंदे ने मैच अप्लाई करना है, एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, इसको $6-7 thousand चाहिए, इसके पास $2-3 हजार कम हो रहा है, चलो मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, इसके स्कोर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप उसको इस तरह से ले लो कि पाकिस्तान में शादियां किस लेवल पे जा रही हैं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है शादी का स्टैंडर्ड नहीं कम हुआ। मैं तो तो डॉक्टर बुशरा कहूंगा कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो आपकी एजुकेशन है। वो ठीक है। एजुकेशन है। मैं तो मैं आपको आपको अपनी मिसाल दूं कि मुझे मतलब फैमिलीज में होते हैं लोग आपसे डिमांड हेल्प कर चाह रहे होते हैं किस तरह। अगर कोई भी बंदा मतलब मुझे कहे ना कि एक बच्चे की फीस देनी है तो मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता। मतलब बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, उसको उसके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर रहे, मैं उसको वैसे अगर वो किसी और काम के लिए करे, मैं कभी नहीं देता। मैं अपने बहन भाइयों को भी किसी और काम, अगर एजुकेशन के लिए उनको हर्डल आ रही हैं तो उनको जितनी अमाउंट चाहिए मैं फौरन दे देता हूँ। मेरा तो ये कंसेप्ट है कि आपने जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना है, सबसे जो बड़ी चीज है वो आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। नहीं, मैं भी सॉरी खिजर भाई आपकी एक बात ऐड करूंगा। जो आपका कैफेटेरिया था ना, जब हमारा प्रॉफ चल रहा होता था तो आप फ्री वहां पे हमारा खाना पीना फ्री कर देते थे कि यार प्रॉफ में बच्चों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो आई कम्प्लीटली एग्री। हाँ मतलब ये प्राफ होता था, मैं कहता था कि कासिम को इनको तंग नहीं करना ये पैसों के मामले में, चलो खैर है बाद में ले लेंगे, अभी ये प्राफ है तो चलो कोई नहीं दे रहा है, डंडी मार रहा है तो कोई इशू नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अहमद आपसे क्वेश्चन है। एक बच्चे ने पूछा है कि सैलरी कितनी होती है प्लैब, अगर प्लैब के रूट के थ्रू जाएं और एमआरसीपी और एमआर कैम के थ्रू जाएं। तो हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें, सिंपल सी बात है, जैसे आप बता रहे थे किसी स्पेशलिटी रूट के थ्रू आप जाएंगे और आपका पीछे पास्ट एक्सपीरियंस है तो यू विल बी पुट ऑन अ हायर थ्रेशोल्ड ऑफ सैलरी। आप लैब के बाद जाते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक जूनियर डॉक्टर क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ की सैलरी उस हिसाब से कम होगी। यूके में ये अच्छी बात है कि आपको ओवरसीज एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। तो अगर आप स्पेशलिटी रूट पे आ रहे हैं, पीछे आपका एक्सपीरियंस है लेट्स सपोज 2 इयर्स का, वो भी आपका वो इन कंसिडरेशन करेंगे और आपकी पे उसी के मुताबिक होगी। जब आप बिल्कुल प्लैप करके जाते हैं, लेट्स से आपने सिर्फ हाउस जॉब की है, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड होगी सैलरी की वो इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी, बट अगेन वो इतनी यहाँ पर होगी कि यू कैन मेंटेन अ डिसेंट लाइफस्टाइल। आप उसमें ये नहीं कि आप घर वालों को फोन कर रहे होंगे कि यार मुझे पैसे भेज दो। हाँ मतलब फॉर सिंगल पर्सन इज फाइन, हाँ, बट अगेन अगेन द सिचुएशन